सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन था वो था कि ये आपके पास एक सर्कुलर कोइल है और इस सर्कुलर कोइल के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सर्किल की रेडियस कितनी मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो इसके सेंटर के ऊपर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नोट आई अपॉन में 2 इंटू आर। ये क्या आया, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया। म्यू नोट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है, और 2r, 2 और रेडियस कितनी है r। क्लियर है यहाँ तक। ये आपके पास पूरे सर्किल की वजह से। अब मान लो आपको सर्किल पूरा नहीं दे रखा, सर्किल का स्मॉल लेंथ दे रखी है या स्मॉल पोर्शन दे रखा है। ठीक है, तो उस केस में कैसे निकालोगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास सर्किल कितना है, आधा सर्किल है। ठीक है, कितना भी सर्किल दे सकते हैं, वो आधा दे सकते हैं, 3/4 दे सकते हैं, या फिर छोटा सा पोर्शन दे सकते हैं। ये सेंटर है, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको क्या होनी चाहिए, निकालनी आनी चाहिए कि यहाँ पे अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता तो क्या होती, आउटवर्ड। और स्ट्रेट वायर के अंदर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा दे कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं और फिंगर्स को क्या करते हैं, कर्ल करते हैं। तो कर्लिंग फिंगर्स क्या दे देती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो आपको डायरेक्शन निकालनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरा सर्किल है तो म्यू नोट आई बाई 2r होगा। अब सर्किल हमारे पास आधा है, करना क्या है, इस सेंटर O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करोगे क्या कि इस सर्किल के दोनों एंड को सेंटर को ज्वाइन करा लो, और ये अंदर का जो एंगल होगा इस एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा। ठीक है, और फॉर्मूला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का बनने वाला है वो थीटा अपॉन 360 इंटू क्या लिखोगे, म्यू नोट आई बाई 2r। क्लियर है। अब सर्किल आधा है तो देखो दोनों एंड को आपने जैसे ज्वाइन कराया, सर्किल के दोनों एंड को सेंटर पे ज्वाइन कराया। अब अंदर का थीटा कितना है, थीटा आपके पास कितना है, 180 डिग्री। अब थीटा 180 है तो क्या हो जाएगा, बी कितना आएगा, 180 बाई 360 इंटू म्यू नोट आई बाई 2r। आया समझ में। और 180 से 360 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू नोट आई बाई 2r, और नीचे 2 भी है तो कितना हो जाएगा, 4r। क्लियर है। तो आपको एंगल की बनाएंगे 3/4 होगा तो वो जहां पे भी दोनों एंड हो रहे हैं, दोनों एंड से क्या करो, सीधा सेंटर पे लाइन लेके जाओ, और अंदर का जो भी एंगल होगा, बाहर का एंगल नहीं लेना, अंदर का जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, थीटा होगा। फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 म्यू नोट आई बाई 2r। क्लियर है। अगर आप थीटा को रेडियन में लोगे तो 360 को भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, एक ही बात है। ये आपके पास पहला एप्लीकेशन था। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास था कि ये आपके पास एक सर्कुलर कोइल है, इसके अंदर करंट जा रहा है कितना, आई, क्लॉकवाइज या फिर चलो मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, उससे तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होनी है। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस होने वाली है कितनी, स्मॉल है। इस सेंटर से जो लाइन जा रही है वो कौन सी लाइन होती है, एक्सियल लाइन होती है। इस एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे P। इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर O से, वो होगी x। यानी हमारे पास एक सर्कुलर कोइल है जिसमें करंट जा रहा है I, उसकी रेडियस है स्मॉल है, और उसके सेंटर से एक्सिस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से x। इस P पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो यहां से आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला आने वाला है B इक्वल्स टू म्यू नोट I रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। और ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये इसके लिए आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा इसका, और वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। म्यू नोट तो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 4π इंटू 10⁻⁷। आई क्या है, कितना करंट इसके अंदर जा रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन की भी हम बात करेंगे अभी। करंट कितना जा रहा है, ए क्या है, उसकी रेडियस कितनी है, एक्स क्या है, कितनी डिस्टेंस पे आपने पॉइंट लिया है सेंटर से, और आपका ए रेडियस आ गई अगेन। क्लियर है यहां तक। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो सर्किल के अंदर तो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है, आउटवर्ड। यहां पे भी सेम कहानी है। अगर आप इस पी पॉइंट के ऊपर देखोगे, इस कॉइल के अंदर करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस सर्किल से बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, नेट बी नेट। ये आपके पास क्या है, बी नेट आ गया। इस सर्किल से देखो, इस सर्किल से कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ। यही अगर क्या होता, क्लॉकवाइज करंट होता तो इस पी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आता है, इस कॉइल के अंदर की तरफ आता, यानी यहां पे बन जाता। कब, जब करंट क्या जा रहा होता है, इसके अंदर क्लॉकवाइज जा रहा होता। आया समझ में। क्लॉकवाइज में इस कॉइल के अंदर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर बाहर की तरफ होगा। ये आपके पास
एक्सिस के ऊपर। और थर्ड एप्लीकेशन हमने किया था वो क्या था, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड क्या था, ये आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, आई करंट जा रहा है इसके अंदर, इससे आर डिस्टेंस दूर, इससे कैपिटल आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट के ऊपर या स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो करते क्या है कि जो भी आपके पास स्ट्रेट वायर इसके दोनों एंड से पी पॉइंट को क्या करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। दोनों एंड से जो भी स्ट्रेट वायर है इसका एक एंड ये रहा, इसको पी पॉइंट से ज्वाइन करवाया और दूसरे एंड को भी पी पॉइंट से क्या कराना है, ज्वाइन कराना है। ज्वाइन कराओगे तो यहां पे देखो एंगल बनेंगे, एक तो ये φ1 बनेगा और ये कितना बनेगा, φ2 बनेगा। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin φ1 प्लस sin φ2। आया समझ में? φ1 φ2 तो क्या दोनों एंड से पी पॉइंट में कितने एंगल बन रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पूरा का पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। आई क्या है, कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और आर क्या है, कितने डिस्टेंस को निकालना है। क्लियर है? और इसके अंदर इसके दो स्पेशल केस भी आते हैं कि पहला केस आता है कि अगर वायर आपका क्या इनफाइनाइट है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है तो उस केस के अंदर अगर आप देखोगे φ1 और φ2 दोनों क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। कब? लॉन्ग, ये 90 डिग्री हो जाते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए या फिर इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर के लिए या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए क्या होते हैं, φ1 φ2 दोनों 90 हो जाते हैं। और जैसे sin 90 sin 90 1 + 1 कितना होगा, 2, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मैं यहां से 2 से 2 को नीचे 4 को कैंसिल नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट पता है कितनी होती है, 10 की पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -7। और अकेला म्यू नॉट निकालना है तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 भी लिख सकते हो। आया समझ में? और सेकंड इसका केस बनता है कि अगर मान लो आपका जो पॉइंट P है, ये आपके पास स्ट्रेट वायर है, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, करंट इसमें ये जा रहा है, पॉइंट P मैंने इसी वायर के एंड पे ले आया, कितने डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर। तो इस केस के अंदर देखो इस एंड से तो एंगल φ1 कितना हो जाएगा, 0, और दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा sin 0 तो कितना, 0, और sin 90 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और ये हो जाएगा 0 + 1 यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये तो आपके बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस की समरी है तीनों की। क्लियर है? और एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, मैंने यहां पॉइंट ले लिया तो ये तो इसकी एक्सिस पे आ गया ना, वायर की एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ गया, मतलब इससे डिस्टेंस अगर आप देखोगे इधर डिस्टेंस आर है, इस केस में तो आर कुछ भी नहीं है, तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने वाला। स्ट्रेट वायर की अगर एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ गया, ठीक है, तो उस पर डिस्टेंस आर की वैल्यू 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगने वाला। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने तीनों बात कर ली, तीनों एप्लीकेशंस की। एक हमने कहां पे निकाल लिया, सेंटर पे, फिर एक्सिस पे, फिर हमने बात कर ली स्ट्रेट वायर की वजह से।